तो क्या पढ़े थे फिजिक्स में? रोटेशनल मोशन स्टार्ट किए थे, है ना। आज के क्लास में हम बात करेंगे मोमेंट ऑफ फोर्स या फिर टॉर्क के बारे में। ठीक है, मोमेंट ऑफ फोर्स या फिर टॉर्क। अब ये होता क्या है, पहले इसको समझते हैं। ये छोटे क्लासेस में भी आप लोग पढ़े होंगे कि अगर कोई चीज मूव कर रहा है अलोंग इट्स एक्सिस अगर मूव कर रहा है तो उसे हम बोलते हैं रोटेशनल मोशन। ठीक है, जैसे अगर हम ये एग्जांपल लें इस दरवाजे का, ठीक है। अब ये दरवाजा अगर मैं इधर से, दरवाजे में ये जो हैंडल है ये इस साइड पे क्यों लगा है, इधर कहीं पे क्यों नहीं लगा? देखो, अब इसको मैं हर जगह से पुल करने की कोशिश करूंगा। जब मैं यहां से पुल करता हूं तो आराम से बंद हो जाता है, आराम से बंद हो जा रहा है। लेकिन अगर मैं इस चीज को यहां से पुल करने की कोशिश करूंगा तो शायद बहुत मुश्किल होगा। मैं फोर्स लगा रहा हूं लेकिन पकड़ने के लिए कुछ है नहीं। चलो, यहां से मैं पुल कर रहा हूं, मुझे कुछ ज्यादा ही फोर्स लगाना होगा टू मेक इट, टू ब्रिंग इट फॉरवर्ड। और अगर मैं यहां से फोर्स लगाऊं तब तो ये बहुत ही मुश्किल हो जाएगा खींचने के लिए। लेकिन अगर मैं यहां से पुल करता हूं तो बहुत इजीली पुल हो जाता है ना। वही चीज है आपका टॉर्क या फिर जो मोमेंट ऑफ फोर्स है। ये किन किन चीजों पे, इन्हीं चीजों पे मेनली डिपेंड करता है। किन किन चीजों पे डिपेंड करता है अभी डिस्कस करेंगे। ये जो दरवाजा खोलना और बंद हुआ, अभी हमने देखा, मैंने इसमें क्या किया, जब मैं इस जगह से खींच रहा था, इस जगह से, तो यहाँ पे क्या लगे हुए हैं, एक एंड में दरवाजे के हिंजेस लगे हुए हैं, है ना। और हिंजेस की वजह से ये दरवाजा मूव कर पा रहा है या फिर अपने एक्सिस में रोटेट कर पा रहा है। अगर मैं इस हैंडल को इधर ना लगा के इधर लगाता या फिर उधर लगाता तो मुझे खींचने में ज्यादा फोर्स लगाना पड़ता या नहीं। तो हमने अभी क्या देखा, दरवाजा का एग्जांपल देखा, और इससे हमें पता चलता है एक दरवाजा जो टर्न हो रहा है या जो टर्निंग इफेक्ट दे रहा है उसे ही हम बोलते हैं टॉर्क। क्या बोलते हैं? उसे ही हम बोलते हैं टॉर्क। और ये टॉर्क किस किस चीजों पे, किन किन चीजों पे डिपेंड करता है? पहला, जितने फोर्स से मैं इसे खींच रहा हूं, ठीक है, मतलब फोर्स, और दूसरा परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द हिंज, है ना। तो जो टॉर्क या फिर जो मोमेंट ऑफ फोर्स है ये डिपेंड किस किस पे करता है? डिपेंड्स ऑन नंबर 1 फोर्स अप्लाइड और नंबर 2 परपेंडिकुलर डिस्टेंस। इन दोनों चीजों पे डिपेंड करता है। ठीक है, अब बात आती है कि ये जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है ये क्या है। अब इसको थोड़ा डायग्रामेटिकली हम यहां पे समझते हैं। मान लो मेरे पास कोई भी एक रैंडम सा बॉडी है और इस बॉडी को मैंने यहां से फिक्स कर दिया, ठीक है। मतलब एक बॉडी यहां पे है, इसको अगर हम थोड़ा एग्जांपल के तौर पे देखना चाहें, एक रैंडम, ये उसका एक्सिस है और इसको मैंने यहाँ पे फिक्स कर दिया, ठीक है। अब मैं इस पे जितना फोर्स दूंगा ये मूव करेगा। ये कैसे मूव कर पा रहा है? क्योंकि ये इसके अंदर कुछ रोकने के लिए है नहीं, तो मूव कर पा रहा है। ये भी एक टर्निंग इफेक्ट दे रहा है। अब मैं अगर यहाँ पे फोर्स ना देके यहाँ पे फोर्स दूं तो मुझे ज्यादा फोर्स देना होगा टू रोटेट दिस, और अगर इसके पूरे बगल में फोर्स दूं तो शायद मुझे बहुत ज्यादा फोर्स देना होगा। तो अगर एक बॉडी को मैं मूव करवा रहा हूं फ्रॉम ए एक्सिस, मान लो मैं इधर फोर्स दे रहा हूं, इस डायरेक्शन पे ऐसे फोर्स दे रहा हूं, मान लो ये फोर्स है, ठीक है। तो ये किस डायरेक्शन में रोटेट करेगा? इस डायरेक्शन में रोटेट करेगा। तो जब रोटेट करेगा यहां से, इस एक्सिस से यहां तक का जो डिस्टेंस होगा उसको हम बोलते हैं d या फिर r से रिप्रेजेंट किया जाता है। और यही, अगर ये ओरिजिन है O है तो यहां इस पॉइंट से इस पॉइंट तक लेके जो डिस्टेंस बना उसको हम बोलते हैं परपेंडिकुलर डिस्टेंस। क्या बोलते हैं? परपेंडिकुलर डिस्टेंस। समझे या नहीं समझे? और ये जो एक्सिस निकला हुआ है इसको हम बोलते हैं एक्सिस ऑफ रोटेशन। क्या बोलते हैं? एक्सिस ऑफ रोटेशन। समझे या नहीं समझे? तो टॉर्क हमारा कितना हो गया? टॉर्क इज इक्वल टू, अगर मैं नामकरण करूं, फोर्स F, इसको अगर मैं नाम दे दूं A, F इंटू OA, या फिर टॉर्क इज इक्वल टू F इंटू D, ये भी बोल सकता हूं। ठीक है, अब ये जो टॉर्क है, फोर्स हमारा जो है, फोर्स हमारा क्या है? एक वेक्टर क्वांटिटी है। डिस्टेंस या फिर जो मूव कर रहा है, या जो ये वाला जो डिस्टेंस है वो क्या है? वो भी एक क्या वेक्टर क्वांटिटी है या स्केलर क्वांटिटी है? अच्छा, पहली बात, यहां से यहां ये डिस्टेंस होगा या डिस्प्लेसमेंट होगा? डिस्प्लेसमेंट होगा, तो ये भी एक वेक्टर क्वांटिटी होगा, तो ये हो गया। अब ये जो डिस्प्लेसमेंट है इस चीज को हम और एक नाम से भी जानते हैं जिसको हम बोलते हैं लीवर आर्म। क्या बोलते हैं? लीवर आर्म से भी जाना जाता है। ठीक है, तो टॉर्क इक्वल टू आप क्या बोल सकते हो? फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट बोल सकते हो, या फिर टॉर्क इज इक्वल टू फोर्स इंटू लीवर आर्म भी बोल सकते हो। अगर लीवर आर्म का दिख जाए तो कंफ्यूज मत होना, ये वही चीज है, डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ठीक है, और इसका डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होगा? अगर वेक्टर क्वांटिटी है तो इसका डायमेंशनल फॉर्मूला भी होगा। फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है? ml t टू द पावर -1, सॉरी ml t टू द पावर -2 ये होता है। और लीवर आर्म का डिस्टेंस ये हो गया l, तो ये कितना हो जाएगा? ml स्क्वायर t टू द पावर -2। ये हो गया आपका टॉर्क का क्या? डायमेंशनल फॉर्मूला। और इसका SI यूनिट क्या हो जाएगा?
ऐसा यूनिट क्या होगा, न्यूटन इंटू मीटर, न्यूटन मीटर, और सीजीएस यूनिट क्या हो जाएगा, डाइन सेंटीमीटर। ठीक है, तो जो मैंने यहाँ पे टॉर्क वगैरह के बारे में बताया उसको यहाँ पे 2 लाइनों में लिख लिया है, इसको भी लिख लेना। का साइन कन्वेंशन भी है। ठीक है, साइन कन्वेंशन क्या है, साइन कन्वेंशन। अब ये कैसे मूव कर रहा है, क्लॉकवाइज मूव कर रहा है या एंटी क्लॉकवाइज मूव कर रहा है, क्लॉकवाइज मूव कर रहा है। तो अगर कोई चीज क्लॉकवाइज मूव कर रहा होगा, क्लॉकवाइज मूव कर रहा होगा तो टॉर्क हमारा क्या होगा, नेगेटिव। और अगर कोई चीज एंटी क्लॉकवाइज मूव कर रहा होगा, ठीक है, अगर कोई चीज एंटी क्लॉकवाइज मूव कर रहा होगा तो टॉर्क होगा हमारा पॉजिटिव। ये साइन कन्वेंशन याद रखना जरूरत पड़ेगा। ठीक है, अब आते हैं प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट। प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट, अब ये क्या होता है, देखो मान लो आपको एक छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूं, और डंडा करके, हाँ मान लो ये आपका डंडा है, ठीक है, ये एक रॉड है, ठीक है, जिसका मास निग्लिजिबल है। मान लो मैं क्या करता हूं, इस तरफ एक वेट टंगा देता हूं और इस तरफ एक वेट टंगा देता हूं। ठीक है, अब वो दोनों वेट बैलेंस हो जाता है। या फिर अगर कभी मार्केट गए होगे आलू वालू खरीदने, तो एक तरफ वो लोहे का वो जो उनका यूनिट होता है, तो वो ओडियर बॉटकरा कौन दी, वो एक तरफ रखा हुआ रहता है और एक तरफ आलू होता है, उसको वो बैलेंस करके आपको देता है आलू, है ना। वैसे ही अगर एक रॉड हो, वो बैलेंस कैसे हो पा रहा है, वो वर्क करता है इस टॉर्क के प्रिंसिपल पे। किस प्रिंसिपल पे, टॉर्क के प्रिंसिपल पे काम करता है। मान लो जैसे एक छोटा सा एग्जांपल ले रहा हूं, मान लो एक रॉड है यूनिफॉर्म लेंथ का और यूनिफॉर्म मास का, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, और यहां पे मैं इसको फिक्स कर देता हूं, मान लो यहां पे, ठीक है, इस पॉइंट पे मैं उसको फिक्स कर देता हूं, इस पॉइंट को नाम दे देते हैं ओ। ठीक है, इस साइड में एक वेट टंगा देता हूं इधर, जिसका मास मान लो m1 है, ठीक है, और ओ से यहां तक की दूरी मान लो आपका d1 है, कितना है, d1 है, और एक वेट मैं यहां पे टंगा देता हूं जिसका मास है मान लो m2, और यहां से इस m2 तक का जो दूरी है वो है मान लो d2। ठीक है, अब अगर ये वेट ना होता, अगर ये वेट ना होता, इस तरफ कोई वेट लगा ना होता, तो क्या होता है, ये ऐसे घूम जाता, मतलब नीचे की ओर घूमता है या नहीं घूमता। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं इसको ऐसे ऐसे रखूं और यहाँ पे कुछ बांध दूं, तो ये ऐसे आ जाएगा नीचे, ऐसे था, इस तरफ आ जाएगा। अगर मैं वेट लगा दूं तो ये किस डायरेक्शन में घूमने की कोशिश करेगा, इस डायरेक्शन में घूमने की कोशिश करेगा या नहीं करेगा, अगर मैं यहाँ पे वेट ना लगाऊं। अब अगर मान लो यहाँ पे वेट ना होता तो क्या होता, वैसे ये भी नीचे की ओर आने की कोशिश करता, मतलब ये भी इस डायरेक्शन में घूमने की कोशिश करता या नहीं करता। अब अगर मैं कहाँ गया, तो इसका जो वेट होगा, ये तो मास हो गया m1, इसका वेट कितना हो जाएगा, W1 विल बी इक्वल टू m1 into g, विच इज इक्वल टू एक फोर्स F1 मान लो, और दिस वन इसका वेट W2 विल बी इक्वल टू m2 into g, विच इज इक्वल टू कितना, मान लो F2 फोर्स। होगा या नहीं होगा। अब कौन से कंडीशन पे, मेरा पूछना ये है, या मेरा मतलब समझाने का मतलब ये है, किस कंडीशन पे ये बैलेंस रहेगा, मतलब ऐसा ऐसे अगर दो वेट लगा दूं तो किस कंडीशन पे ये बैलेंस रहेगा, ये लकड़ी बैलेंस रहेगा। जब इस तरफ वाला जो मोमेंट है और इस तरफ वाला जो मोमेंट है, अगर दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट कर दे तब ये बैलेंस रहेगा, है ना। तो इस तरफ वाले में मोमेंट कितना होगा, एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है ना, तो एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है, एंटी क्लॉकवाइज के लिए हम क्या लेंगे बोले थे, हाँ देखो फिर से पॉजिटिव और नेगेटिव बोल रही थी, पॉजिटिव बोलो, अच्छा तो क्या हो जाएगा, दैट विल बी F1 इंटू डिस्टेंस कितना है D1, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है ना, हाँ, और इस तरफ वाले के लिए मोमेंट कितना होगा, डायरेक्शन क्या होगा क्लॉकवाइज, और मोमेंट कितना होगा F2 D2, और नेगेटिव होगा क्योंकि क्लॉकवाइज है इसलिए नेगेटिव होगा, मैं लिखा हूं ना क्लॉकवाइज, तो नेगेटिव साइन देने की जरूरत नहीं। तो ये बैलेंस कब होगा, फॉर बैलेंस्ड कंडीशन क्या होना चाहिए, F1 D1 शुड बी इक्वल टू F2 D2, ये होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, लिख सकता हूं या नहीं लिख सकता हूं, या फिर W1 मतलब वेट 1 इंटू D1 शुड बी इक्वल टू वेट 2 इंटू D2, ये होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, होना चाहिए। अगर हम इसको लैंग्वेज फॉर्म में लिखें तो क्या लिखेंगे, ये आप 9th क्लास में पढ़े होंगे, और 10th वाले जो ICSE वाले 10th में पढ़े होंगे, फोर्थ चैप्टर था याद है, ये पढ़े हुए होंगे, और CBSE वाले क्लास 9th में पढ़े हुए होंगे। तो इसको मैं और किस फॉर्म में लिख सकता हूँ, वेट क्या है, लोड, इस तरफ लोड गिर रहा है। अगर मैं एक सीसॉ लगाऊं, सीसॉ का एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक है, सीसॉ का अगर एग्जाम्पल लेते हैं, ये अगर बीच में है, इस तरफ अगर आप बैठे हुए हो,
ठीक है, इस तरफ आप बैठे हुए हो, आपको ऊपर लाने के, आप लोड हो गए, आपको ऊपर लाने के लिए मुझे क्या करना होगा, इस तरफ एफर्ट देना होगा, तभी आप ऊपर जाओगे। और जिस तरफ लोड दिया जा रहा है उस वाले आर्म को हम क्या बोलते हैं, लोड आर्म, और जिस तरफ एफर्ट दिया जा रहा है उस तरफ वाले आर्म को क्या बोलते हैं, एफर्ट आर्म। तो इसको मैं और क्या लिख सकता हूं, लोड आर्म, लोड इनटू लोड आर्म इज इक्वल टू एफर्ट इनटू एफर्ट आर्म। लिख सकता हूं, क्लास 10th का है, आईसीएसई वाले समझ सकते हैं, और सीबीएसई वाले मुझे पता है 9th क्लास का है। बहुत सर 10th क्लास का पढ़ाई याद नहीं, 9th का कहाँ याद होगा। हाँ और जब 9th पढ़ा रहे होंगे टीचर लोग, ये बोल रहे होंगे 9th का पढ़ाई थोड़ा अच्छे से पढ़ो, ताकि क्योंकि 11th में आपको जरूरत होगा सीबीएसई में। बताया है क्यों बताया, क्योंकि ये बेसिक्स है, अभी तो ये बेसिक्स है, अभी मैं आगे गया नहीं, बेसिक्स है। तो 9th अगर दिमाग में होगा तो 11th का पढ़ाई आराम से हो जाएगा। और ये चीज़ें आईसीएसई वाले 10th में पढ़े हुए हैं। अब अच्छा, इसमें और एक छोटा सा चीज़ हमने भी पढ़ा था, क्या, मैकेनिकल एडवांटेज, याद है सर ये क्या होता है, सुप्रिया याद है, मैकेनिकल एडवांटेज एमए, इसके रिगार्डिंग बहुत क्वेश्चंस किए थे हम 10th में। सर भोगन उठना, क्या होता है, मैकेनिकल एडवांटेज इज इक्वल टू लोड आर्म अपॉन एफर्ट आर्म, ये होता था या नहीं होता था, लोड आर्म अपॉन, सॉरी उल्टा बोला क्या, हाँ, एफर्ट आर्म अपॉन लोड आर्म, एफर्ट आर्म अपॉन लोड आर्म, या फिर इसको और भी क्या बोल सकते हैं, ये बोल सकते हैं लोड अपॉन एफर्ट। आर्म के मामलों में थोड़ा चेंज हो जाता है, रेसिप्रोकल हो जाता है। अब इसमें और एक चीज भी आता है, याद है, कपल, वो कपल नहीं जो पार्क में बैठे हुए रहते हैं, ठीक है ना, वो कपल नहीं, ये स्टॉर्क का कपल, याद है। देखो कपल क्या होता है, अगर एक रॉड है, ठीक है, या फिर मान लो एक ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट के फॉर्म में समझता है, ऑब्जेक्ट है, ठीक है, यहां पे मैंने एक पार्टिकल लिया मान लो ए, और यहां पे मैंने एक पार्टिकल लिया बी, ठीक है, इनके बीच में कुछ डिस्टेंस होगा या नहीं होगा, और मान लो इस पॉइंट पे ये ऑब्जेक्ट फिक्स्ड है, ओ पॉइंट पे ये ऑब्जेक्ट क्या है, फिक्स्ड है, ठीक है। अगर मैं इस डायरेक्शन में एक फोर्स लगा रहा हूं, मान लो एफ, इसको समझना, ये ऐसा रखा हुआ है, इस तरफ अगर मैं फोर्स लगा रहा हूं, अगर मैं इसे फोर्स लगा रहा हूं तो ये इस तरफ आ रहा है, मतलब अगर मैं इसको ऐसे फोर्स लगाऊं तो इस पे कैसा फोर्स लग रहा होगा, ऐसे वाला फोर्स लग रहा होगा। मतलब अगर मैं इस डायरेक्शन में, इस पेन के निप जिस डायरेक्शन में, उस डायरेक्शन में फोर्स लगा रहा हूं तो इधर फोर्स का डायरेक्शन किधर होगा, ऐसा उल्टा होगा या नहीं होगा। तो अगर मैं इधर एक फोर्स लगा रहा हूं एफ, तो ये ऐसे घूमेगा, और इधर एक और एक वही फोर्स लगेगा जो इसको ऐसे घुमाएगा या नहीं घुमाएगा। और इनके बीच में मान लो ए से बी तक का जो डिस्टेंस है वो मान लो कितना हो गया, डी हो गया। अब इसी चीज को हम बोलते हैं कपल। क्या होता है, अगर इक्वल फोर्स लग रहा है एट द एंड ऑफ बोथ, या फिर विद अ परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन देम, देन हम क्या बोल सकते हैं, इट एक्ट्स एज ए कपल। मतलब अगर मैं इसके लिए मोमेंट निकालूं तो इसके लिए मोमेंट कितना हो जाएगा, एफ इंटू, अगर इस डी इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये मान लो यहां से यहां तक d1 और यहां से यहां तक d2 होगा ना, नहीं होगा, ओ से बी तक और ओ से ए तक d1, ओ से बी तक d2, तो इसके लिए मोमेंट कितना हो जाएगा, f इंटू d1, और इसके लिए मोमेंट कितना हो जाएगा, f इंटू d2 होगा या नहीं होगा। तो टॉर्क, तो बाय अप्लाइंग कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम f इज इक्वल f, दिस वन इज इक्वल टू दिस, तो मतलब f इंटू d1 प्लस, और ये क्या था, ये क्लॉकवाइज है और ये एंटी क्लॉकवाइज, मतलब इधर सामने एक माइनस रहेगा, अच्छा इसके सामने हो या इसके सामने, कौन सा डायरेक्शन है, एंटी क्लॉकवाइज, तो ये पॉजिटिव, ये क्लॉकवाइज है तो ये नेगेटिव, तो ये वाला इस तरफ आ जाएगा, तो कितना हो जाएगा, f इंटू d2 प्लस f इंटू d2, तो टॉर्क इज इक्वल टू इतना, तो t इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, f इंटू d1 प्लस d2 ये होगा, और d1 प्लस d2 कितना है, d, तो देयरफॉर टॉर्क कितना आ गया, f इंटू d, और इसी चीज को हम बोलते हैं कपल। कुछ याद आ रहा है या नहीं आ रहा है, चलो अब अभी तो हमें ये समझ में आ गया कि टॉर्क है क्या, है ना। मतलब अगर कोई एक बॉडी है, उसको अगर उस पर अगर रोटेशनल मोशन लगे तो उसे हम बोलते हैं, या टर्निंग इफेक्ट लगे तो उसे हम बोलते हैं टॉर्क। चलो अगर मतलब अगर मैं इस बॉडी पे टर्निंग इफेक्ट लगाता हूं, मतलब ये अगर ऐसे टर्न कर रहा है, फोर्स लगा रहा हूं, तो ऑब्वियसली कुछ वर्क डन हो रहा होगा, तो कितना वर्क डन हो रहा होगा वही पहले अभी निकालेंगे, वर्क डन बाय टर्क, वर्क डन बाय टर्क। मान लो एक बॉडी है, कोई आर्बिट्ररी बॉडी मैंने ले लिया, इस पॉइंट को यहां पे फिक्स कर लिया, मान लो O, ठीक है। मान लो मैं फोर्स दे रहा हूं इस डायरेक्शन में, इधर इस पॉइंट पे फोर्स दिया जा रहा है,
तो यहां से ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा, परपेंडिकुलर डिस्टेंस मान लो d होगा या नहीं होगा, और ये पॉइंट मान लो p, इस पर मैं फोर्स दे रहा हूं, ठीक है। अब ये बॉडी जब घूमेगा, मतलब इस पर फोर्स लगाया तो बॉडी ऐसे घूमेगा, ऐसे घूमने जाएगा क्योंकि फिक्स यहां से है ना। तो जब घूमेगा या फोर्स लगाया, मान लो घूम के इस पॉइंट तक पहुंचा, मतलब ये P पॉइंट यहां तक आके पहुंचा, P डैश तक, ठीक है। मतलब जब ये घूमा तो उसके साथ साथ ये वाला डिस्टेंस भी घूमा, घूम के ये पॉइंट आके मान लो P डैश पॉइंट पे पहुंचा, और P डैश पॉइंट पे जब पहुंचा तो यहां पे फोर्स भी इस डायरेक्शन में लग रहा होगा, F1 परपेंडिकुलर टू दिस P डैश लग रहा होगा या नहीं लग रहा होगा, परपेंडिकुलर है तो हाँ, इस डायरेक्शन पे लग रहा होगा, F डैश लग रहा होगा या नहीं लग रहा होगा, लग रहा होगा। मतलब ये जब यहां से यहां तक आया, ये एक छोटा सा आर्क बनाते हुए आया, मतलब ये वाला आर्क P से P डैश एक आर्क बनाते हुए आया, और मान लो यहां से यहां तक जो डिस्प्लेसमेंट हुआ वो कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ, मान लो d थीटा का डिस्प्लेसमेंट हुआ, छोटा सा एंगल है ना, समझ रहे हो या नहीं समझ रहे हो। तो जब ये इस पोजीशन पे था और इधर इस पोजीशन पे आया तो वो कितना एंगल डिस्प्लेस किया, d थीटा एंगल डिस्प्लेसमेंट किया। अब वर्क डन इक्वल टू क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, तो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, P से लेकर P डैश तक डिस्प्लेसमेंट हुआ है ना। तो डेल्टा W विल बी इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, ये होना चाहिए, होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। अब डेल्टा थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, आर्क अपॉन रेडियस होता है ना, और आर्क कितना है P से लेकर P डैश, तो P से लेकर P डैश डिवाइडेड बाय रेडियस कितना लिया हुआ है, d लिए हुए हैं या नहीं लिए हुए, लिए हुए हैं। तो P से लेकर P डैश विल बी इक्वल टू P डैश विल बी इक्वल टू डेल्टा थीटा इनटू d, ये होगा या नहीं होगा, होगा। तो डेल्टा W विल बी इक्वल टू कितना, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया, डेल्टा थीटा इनटू d, ये होगा या नहीं होगा। और F इनटू d कितना होता है, टॉर्क होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट परपेंडिकुलर डिस्टेंस टॉर्क होता है ना। तो डेल्टा W विल बी इक्वल टू कितना, टॉर्क इनटू डेल्टा थीटा, ये होगा। तो वर्क डन का फॉर्मूला क्या आ गया, वर्क डन इज इक्वल टू टॉर्क इनटू एंगुलर, डेल्टा थीटा क्या है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। तो वर्क डन इक्वल टू क्या आ गया, वर्क डन इज इक्वल टू टॉर्क इनटू एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। समझे या नहीं समझे, समझे। अब अगर मान लो यहाँ पे ये जो फोर्स है और ये F डैश जो फोर्स यहाँ तक जो आया, ये तो मैंने F डैश, हाँ यहाँ पे जो फोर्स लग रहा है, यहाँ पे जो फोर्स लग रहा है इक्वल फोर्स लग रहा है, मतलब यूनिफॉर्म फोर्स लग रहा है ना। अगर वेरिएबल फोर्स लगता, मतलब हर यहाँ से यहाँ तक लाने में जो फोर्स हम लगा रहे थे वो हर पॉइंट पे इक्वल था, तभी जाके हम ये चीज कर पाए ना। लेकिन अगर वेरिएबल फोर्स होता, अगर वेरिएबल फोर्स होता, लॉजिक लगाओ, दिमाग लगाते हैं, अगर वेरिएबल फोर्स होता तो टॉर्क भी वेरिएबल होता, F इंटू डी। टॉर्क क्या होता है, F इंटू डी। अगर फोर्स वेरिएबल है तो टॉर्क भी वेरिएबल होगा। तो अगर टॉर्क भी वेरिएबल हुआ तो वर्क डन हमारा क्या होगा, वो कैसे निकाले, देखो। तो उसके लिए लिख देते हैं, अगर इफ फोर्स इज वेरिएबल देन टॉर्क इज वेरिएबल, Therefore, वर्क डन मेरा कितना हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ टाउ इनटू डेल्टा थीटा, और कहां से कहां तक, थीटा 1 से लेकर थीटा 2 तक जाएगा या नहीं जाएगा। और थीटा 1 थीटा 2 कहां से आया, मान लो यहां पे वो थीटा 1 एंगल पे था, अगर मैं एक मीन इसको मान लूं, ये 0 एंगल है, तो पहले वो इतना था, ये हो गया थीटा 1, और यहां से ये हो गया थीटा 2। अगर वेरिएबल फोर्स लगता है, कर सकते हैं या नहीं कर सकते, डेल्टा थीटा लिखो या फिर डी थीटा लिखो, वही सेम चीज होगा या नहीं होगा, समझे या नहीं समझे, समझे। अब अगर वर्क डन हो रहा है तो ऑब्वियसली बात है, उसमें पावर भी होगा। वर्क डन अपॉन टाइम होता है ना, पावर, अरे नहीं या नहीं होता, सबको कहां से क्या क्या ढूंढ के पूछ लेते हो। अरे वर्क अगर हो रहा है तो जाहिर सी बात है पावर भी तो होगा। तो पावर इक्वल टू कितना हो जाएगा, पावर इज इक्वल टू क्या होता है, वर्क डन अपॉन टाइम, W अपॉन टी, होगा या नहीं होगा। हमें डेल्टा W इक्वल टू कितना मिला था, डेल्टा W अपॉन डेल्टा टी अगर मैं करता हूं तो टाउ इनटू डेल्टा थीटा अपॉन डेल्टा टी कर सकता हूं या नहीं कर सकता हूं। बोथ साइड मैंने क्या किया, डेल्टा टी डिवाइड कर दिया, और ये क्या होता है, डेल्टा W अपॉन डेल्टा टी, तो पावर W इज इक्वल टू कितना बन जाएगा, डेल्टा थीटा अपॉन डेल्टा टी क्या होता है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन चेंज इन टाइम, सर याद नहीं, एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा, याद है। तो क्या होगा, टॉर्क इनटू ओमेगा। तो पावर का फॉर्मूला क्या हो गया, टॉर्क इनटू एंगुलर डिस्प्लेसमेंट,
ये वर्क डन का फॉर्मूला है, ये और ये पावर का फॉर्मूला है। समझे या नहीं समझे? समझे? समझ में आया? पक्की बात? कोई शक? लिख लो। अब हमने क्या देखा, ये जो टॉर्क है हमने देखा कि ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, क्योंकि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों वेक्टर है, तो और दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट हो रहा है, तो जाहिर सी बात है वो क्या होगा, एक वेक्टर क्वांटिटी होगा। चलो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, एक कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम बनाता हूँ। होगा या नहीं होगा? इसको मैं नाम दे देता हूँ x, इसको दे देता हूँ y, इसको दे देता हूँ z। ठीक है, तो ये वाला जो प्लेन होगा, ये वाला प्लेन क्या हो जाएगा, xy प्लेन होगा या नहीं होगा? होगा। अब मान लो कोई एक पार्टिकल यहाँ पे रखा हुआ है, ये ओरिजिन है, कोई एक पार्टिकल यहाँ पे रखा हुआ है एट p। ठीक है, अब इस पे एक फोर्स लग रहा है इस डायरेक्शन पे जो कि है f वेक्टर होगा। तो इस पॉइंट p पे इसका पोजीशन वेक्टर क्या होगा, पोजीशन वेक्टर जो ओरिजिन से लगा हुआ होता है, वेक्टर में हम पढ़े हैं, इसको हम मान लो रिप्रेजेंट कर देते हैं r वेक्टर से, है ना? होगा या नहीं होगा? अब अगर ये आपका, अब इसको जरा समझते हैं, कार्डबोर्ड कहाँ कैमरा, देखो अब मान लो ये आपका प्लेन है, XY प्लेन, ठीक है ना, ये जो बना रहा था, यहाँ पे इसके ऊपर एक पार्टिकल ऐसे रखा हुआ है। ठीक है, इस पे अगर मैं फोर्स लगाया तो ये ऐसे घूमेगा, इस पार्टिकल में, इस प्लेन में ऐसे ही तो घूमेगा। अगर सामने से देखो, अगर ऐसे पार्टिकल में इधर से फोर्स लगा रहा हूँ तो ये ऐसे घूमेगा सर्कुलर पाथ में। हाँ, तो अगर इस पे फोर्स लगाया तो ये इस डायरेक्शन में जाएगा, जाएगा या नहीं जाएगा? इस डायरेक्शन में घूम रहा है, इसका फोर्स दिया ना, तो ये ऐसे कुछ घूमेगा, मतलब इस पाथ में, कुछ इस पाथ में घूमेगा, घूमेगा या नहीं घूमेगा? घूमेगा। अब जो फोर्स यहाँ से, ये फोर्स है ना टेंजेंशियल फोर्स, इसको अगर मैं उठा के यहाँ पे ड्रॉ कर देता हूँ, कोई दिक्कत है? नहीं है या नहीं है? वेक्टर में कर सकते हैं ना, वेक्टर में फोर्स को इधर से उठा के इधर ड्रॉ कर दिया, ये जितना है ये उतना है, मैग्नीट्यूड उतना है, डायरेक्शन भी वही है। ठीक है, अब इस आर से ये जो फोर्स है, इनके बीच में एंगल कितना हो गया, मान लो थीटा। ठीक है, मान लो थीटा हो गया। अब हमें क्या पता है, टॉर्क इज इक्वल टू क्या होता है, दोनों का फोर्स और डिस्प्लेसमेंट, मतलब F क्रॉस R, ये होता है ना, टॉर्क इज इक्वल टू क्या होता है, F क्रॉस R, ये तो होता है। अब अगर F क्रॉस R है, अब हमने वेक्टर जब मल्टीप्लाई हम कर रहे थे क्रॉस प्रोडक्ट में, चैप्टर नंबर कौन सा, 4, मुझे ने प्लेन, वहां पे वेक्टर पढ़ाया था ना। हाँ, तो जब कोई दो चीजों का फोर्स मल्टीप्लाई करते हैं तो टॉर्क और क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो उसका डायरेक्शन हम कैसे निकालते हैं, बोलिए, राइट हैंड थंब रूल हुआ करता था। आइदर फोर्स ऐसे जाएगा या टॉर्क ऐसे जाएगा, या फिर टॉर्क इस डायरेक्शन में जाएगा, जाएगा या नहीं जाएगा? तो इधर टॉर्क का डायरेक्शन किधर होगा, अपवर्ड होगा, क्योंकि राइट हैंड थंब रूल लगाते थे। तो राइट हैंड, अगर इधर है फोर्स इस डायरेक्शन में घूम रहा है तो ऐसे घूम रहा है, तो टॉर्क का डायरेक्शन ऊपर, तो ये हो गया टॉर्क का डायरेक्शन, डायरेक्शन ऑफ टॉर्क, होगा या नहीं होगा? होगा या नहीं होगा? तो अगर इस क्रॉस प्रोडक्ट को हम हटा दें तो टाउ विल बी इक्वल टू कितना, FR sin थीटा। याद करो जब क्रॉस प्रोडक्ट कर रहे थे तो अगर ये हटाते हैं तो इसका मैग्नीट्यूड इतना होता है, टॉर्क इज इक्वल टू FR sin थीटा। होगा या नहीं होगा? दो प्रोडक्ट का जो क्रॉस प्रोडक्ट करते थे तो ये वेक्टर में हम पढ़ाए हुए हैं, याद नहीं है मुझे लग रहा है। तो क्या हो जाएगा, टॉर्क विल बी इक्वल टू FR sin थीटा। होगा या नहीं होगा? और ये जो थीटा है ये किसके बीच का एंगल है, ये वाला एंगल, R और फोर्स का एंगल। मैं अब समझ में आया इस फोर्स को यहाँ से उठा के यहाँ कैसे क्यों लाया, ताकि मैं उसके बीच का एंगल दिखा सकूं। समझे या नहीं समझे? समझे? चलो, अब अगर इसको आपको वेक्टोरियली या वेक्टर के फॉर्म में आपको गिवन हो और आपको बोला हो इसका रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स निकालने के लिए, तो निकाल पाओगे या नहीं निकाल पाओगे? सही, डरा देते हो, मुझे लिख चुके हो, डायग्राम बना चुके हो। तो मान लो आपको R गिवन है क्या, इन वेक्टर फॉर्म x i कैप प्लस x j कैप प्लस y j कैप प्लस z k कैप, ये गिवन है। और फोर्स आपको गिवन है, मान लो f x i कैप प्लस f y j कैप प्लस f z k कैप, ये आपको गिवन है। तो टॉर्क इक्वल टू क्या होता है, टॉर्क इज इक्वल टू f वेक्टर क्रॉस r वेक्टर, ये होता है ना। और क्रॉस प्रोडक्ट में हमने क्या सीखा था, पता है, याद नहीं होगा, डिटरमिनेंट सीखा था, डिटरमिनेंट फॉर्म i j k, और यहाँ पे x y z, फिर f x f y f z। इसको सॉल्व करने का तरीका बताया था, याद है? i को लेना है तो ये वाला रो और ये वाला कॉलम बंद करो, तो y इंटू एफ जेड माइनस एफ वाई इंटू जेड करते थे। तो अगर ऐसे सॉल्व करते तो मुझे क्या क्या मिलता, ये लिख चुका,
तो टॉर्क, तो टाउ एक्स आई कैप प्लस टाउ वाई जे कैप प्लस टाउ जेड के कैप विल बी इक्वल टू कितना हो जाएगा, आई कैप के लिए एफ जेड इंटू वाई माइनस एफ वाई इंटू जेड आई कैप, फिर जे कैप के लिए ये बंद और इसके सामने प्लस माइनस प्लस, ये होगा माइनस, तो जे बंद ये बंद, तो एक्स इंटू एफ जेड मतलब एफ जेड इंटू एक्स माइनस जेड इंटू एफ एक्स मतलब एफ एक्स इंटू जेड, ये हो गया प्लस के कैप के लिए क्या हो जाएगा, एक्स एफ वाई इंटू एक्स माइनस एफ एक्स इंटू वाई, ये होगा या नहीं होगा। अब इसको अगर हम टॉर्क इन एक्स एक्सिस क्या हो जाएगा, एफ जेड माइनस एफ वाई, सॉरी एफ जेड वाई माइनस एफ वाई जेड, टॉर्क इन वाई एक्सिस विल बी इक्वल टू एफ जेड एक्स माइनस एफ एक्स जेड प्लस, और सॉरी टॉर्क इन जेड एक्सिस कितना हो जाएगा, एफ वाई जेड एक्स माइनस एफ एक्स वाई, ये होगा। ये टॉर्क का रेक्टेंगुलर कंपोनेंट निकल गया, ये क्या है, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट ऑफ टॉर्क। कुछ समझ में आया या नहीं है, तो सब ऊपर से गया, आया पक्की बात। चलो आज के लिए इतना ही रखते हैं, नेक्स्ट क्लास हम एंगुलर मोमेंट पे जाएंगे, उस पे जानने के लिए जो नेक्स्ट क्लास में पढ़ाऊंगा उसके लिए आज जो पढ़ाया वो दिमाग में होना जरूरी है, ठीक है, हम लिंक करके पढ़ेंगे ताकि इजीली समझ जाए, ठीक है। तो ये नेक्स्ट क्लास ये पढ़ के आना, ट्यूशन आने से पहले 15 मिनट 20 मिनट पढ़ के आना, ठीक है। चलो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास, बाय।